नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी उस बोट की जिसने मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। इस बोट को लेकर सवालों का सैलाब आ गया है। टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये बोट खाली नहीं थी। ये बोट घातक हथियारों से भरी हुई थी। ये बोट महाराष्ट्र में रायगढ़ के समुद्री तट पर मिली है। हमारे आज के 7 सवाल आज इसी मुद्दे पर केंद्रित होंगे और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। हमारा पहला सवाल है, रायगढ़ में कहां और कैसे मिला आतंक का साजो सामान? मुंबई से केवल 200 किलोमीटर दूर है रायगढ़, लिहाजा जैसे ही समुद्र तट पर हथियारों से लदी ये बोट मिली, खलबली मच गई। पुलिस ने जब जांच की तो बोट में AK-47 राइफल और कारतूस बरामद हुए हैं। आज सभी सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी तमाम पहलुओं पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गुरुवार की सुबह मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर स्थानीय मछुआरों ने एक बोट देखी। लोगों ने संदिग्ध बोट की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस बोट को रस्सी के सहारे खींचकर किनारे लेकर आई। जब पुलिस ने बोट की जांच पड़ताल की तो उसमें रखे सामानों को देखकर वो चौंक गई। बोट पर एक काले रंग का बड़ा सा बॉक्स था जिसमें 3 AK-47 और गोलियां बरामद हुई हैं। गोलियां ब्लू और रेड कलर के छोटे छोटे बॉक्स में रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ये कंपनी ब्रिटेन की बताई जा रही है। पुलिस कंपनी के अधिकारियों से इसकी जानकारी जुटा रही है। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस को इसके अलावा भारत खोल में एक लाइफ बोट भी मिली है। ये हरिहरेश्वर तट से करीब 32 किलोमीटर दूर है। दोनों इलाके रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका के अंदर आते हैं। रायगढ़ के तट पर हथियारों से भरी नाव बरामद होने से खलबली मच गई है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आज जो महत्वपूर्ण अभी का जो मुद्दा है वो जनता मतलब पब्लिक की सिक्योरिटी है। जो भी मैटर है उसका सब प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए। स्पेशल टीम्स रहते हैं, ATS रहता है या फिर केंद्र शासन के भी टीम्स रहते हैं, उनकी वहां पर अपॉइंटमेंट ये अर्जेंट बेसिस पे होनी चाहिए। ये मैंने अभी विधानसभा हमारा सभागृह में भी ये मुद्दा मैंने उपस्थित किया पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बोट के बारे में कोस्ट गार्ड ने तफ्तीश के बाद पता लगाया है कि ये बोट एक ऑस्ट्रेलियाई महिला का है और यूरोप जा रहा है। ये बोट दुर्घटनाग्रस्त होकर यहां पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं क्योंकि अभी त्योहारों का समय चल रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते। हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। सरकार ने इस घटना के पीछे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया है। रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे रायगढ़ जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समुद्र किनारे के सभी इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और मौके पर एंटी टेरर स्क्वाड भी पहुंच गई है। रायगढ़ के तट पर पहले भी संदिग्ध गतिविधियां होती रही हैं। दावा किया जाता है कि 1993 ब्लास्ट से पहले यहीं के सेखाड़ी तट पर ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए RDX उतारे गए थे।
26/11 में कसाब समेत 10 आतंकी भी रायगढ़ की समुद्री सीमा को क्रॉस करके ही मुंबई पहुंचे थे। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां इस बार बोट मिलने पर सतर्क है और मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब ये बोट समुद्र तट पर पहुंची तो इसमें कोई भी सवार नहीं था। जांच का विषय यह है कि ये बोट भटककर यहां पहुंची या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, बोट रायगढ़ तक कैसे पहुंची? हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश सिंह भी मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान सुशांत सरीन भी मौजूद हैं। सुशांत जी से पहले बात करें, उससे पहले रुख कर लेते हैं दिवेश का। दिवेश, जांच जारी है, अब तक कौन कौन सी बातें सामने आ चुकी हैं बोट को लेकर? जी, आपको बता दें, इस बोट का नाम है माई लेडी हैन और ये एक यॉट है जो एक ऑस्ट्रेलियाई महिला है, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। और इस बोट पर जो कप्तान थे वो इसी महिला के पति इस बोट पर कप्तान थे। नेपट्यून P2P ग्रुप नाम की जो कंपनी है यूके की, वो इस यॉट पर सिक्योरिटी का काम उन्हें मिला था। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जाहिर किया है नेपट्यून P2P सिक्योरिटी ग्रुप ने, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जून के महीने में भारी खराब मौसम की वजह से और काफी परेशानी यॉट में आ गई और इस वजह से यॉट डैमेज हो गया था। और डैमेज होने की वजह से हमने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया और उसके बाद वहां से रेस्क्यू किया गया। उसके बाद ये समझा रहा था कि जो जहाज था या जो यॉट था, बोट थी, वो डूब चुकी है। पर वो आज सवेरे जाकर महाराष्ट्र के तट पर भारत में पहुंची और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और अब उन्होंने आगे की इन्वेस्टिगेशन P2P ग्रुप ने भी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो कोस्ट गार्ड है, नेवी है और पुलिस जो है, उन्होंने अपनी अपनी कार्रवाई शुरू की। दिवेश, ये बताएं दिवेश की जो स्टेटमेंट जारी हुआ है कंपनी की तरफ से, क्या उसमें ये बताया गया है बोट कहां पर खराब हुई, कहां पर डिस्ट्रेस कॉल दिया गया? जी देखिए, ये तो नहीं बताया गया, पर महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया था कि 26 जून को ओमान के पास ये जहाज खराब हो गया था, ये यॉट खराब हो गया था और उसी वजह से उसके बाद उन्होंने जब डिस्ट्रेस कॉल दिया तो उन्हें एक कोरियाई वॉरशिप ने उनकी मदद की। दिवेश, आपके पास लौटेंगे। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत जी, कंपनी ने अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया है, कहा है कि बोट खराब हो गई थी। क्या इसे फाइनल स्टेटमेंट माना जाए या फिर अभी और भी एंगल पर जांच जारी रखनी होगी? मेरे ख्याल जांच तो आपको करनी पड़ेगी। जो कंपनी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि कंपनी जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, ये यॉट उनका यॉट नहीं था। और तो इस कंपनी के एंटीसीडेंट्स क्या हैं, इसका आगे का क्या है, इसके पीछे का क्या है, इस कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, इसके मालिक कौन है, मेरे ख्याल ये सारी तफ्तीश करने की जरूरत है। ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इनके ऊपर कोई मार्किंग्स हैं नहीं है, हथियारों को कहां से बरामद किया गया कंपनी द्वारा, मेरे ख्याल इसकी जांच करने की जरूरत है। वो जो ऑस्ट्रेलियाई कपल था उसका क्या एंटीसीडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। क्या वो कोई गन रनिंग वगैरह तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ पर्यटक थे, सिर्फ कोई बिजनेस के लोग थे, क्या थे वो लोग? मेरे ख्याल सिर्फ किसी ने अपना एक वजाहती बयान अगर दाग दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लेना मुनासिब नहीं होगा। आपके पास लौटते हैं सुशांत जी और साथ ही साथ दिवेश से भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। समुद्र तट से हथियारों से भरी बोट मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन इस बोट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, AK-47 का मिलना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है क्या? हर एंगल से जांच जारी है, लेकिन जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए साजिश की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। मामला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि मुंबई को दहलाने के लिए समुद्र के रास्ते ही आतंकी आए थे।
मुंबई में AK-47 वाली साजिश काफी पुरानी है। इससे पहले भी समंदर के रास्ते मुंबई में हथियार पहुंचाए गए हैं। 2008 में आतंकियों ने बोट से समंदर के रास्ते ही मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। मुंबई समेत महाराष्ट्र में समुद्र के रास्ते आतंकी साजिश का पहले भी अलर्ट आता रहा है। ऐसे में इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां छानबीन में जुटी हैं कि ये किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी तो नहीं थी। अभी वहां पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्माननीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कल दही हांडी का त्योहार है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। इसके अलावा कुछ दिनों में ही गणेशोत्सव भी शुरू हो रहा है। इस दौरान लोग मुंबई से कोंकण भारी तादाद में जाते हैं। महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर भी हाई अलर्ट घोषित है। सुरक्षा एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं त्योहार में किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रची जा रही। ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीजों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है। बोट से AK-47 और कारतूस मिलने के बाद पुलिस स्थानीय लोगों से भी बात कर रही है। इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस बोट में सवार लोगों को किसी ने देखा है। तमाम तरह की जानकारियां जुटाई जा रही हैं और मामले की तफ्तीश की जा रही है ताकि इस साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक की जांच में पता चला है कि इस बोट का कनेक्शन किसी ऑस्ट्रेलियाई महिला से है, लेकिन इसको अंतिम सच नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी महाराष्ट्र में त्योहारों का मौसम है, लिहाजा एक जरा सी चूक सरकार के लिए भारी पड़ सकती है। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या यह समंदर का रास्ता किसी खास मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है? सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता दिवेश सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवेश, कंपनी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन बहुत सारी बातें बताने के साथ बहुत सारी बातें नहीं भी बताई हैं। क्या इन हथियारों के बारे में कुछ बोला गया? क्या उस कपल के बारे में कुछ बोला गया? ये हथियार किसके लिए थे? क्या इसके बारे में कुछ बोला गया? ये हथियार कहां जाने थे? क्या इसके बारे में कुछ बोला गया? क्या कंपनी को इन हथियारों के बारे में जानकारी थी? जी, जैसा कि आपका सवाल है, आपको बता दें कि नेपच्यून P2P जो ग्रुप कंपनी है, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी है। ये दुनिया भर में अलग अलग जहाजों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हथियार हैं, इस बारे में स्टेटमेंट में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, पर जो पुलिस सूत्र और कोस्ट गार्ड के सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है कि हो सकता है ये जो हथियार थे, ये जो सुरक्षा कर्मी नेपच्यून P2P ग्रुप के उस जहाज पर मौजूद थे, उनके ये हथियार थे। क्योंकि हथियार का अगर आप बक्सा देखें या उसकी पैकिंग देखें, उसका जो बॉक्स है उसे देखें, तो उससे समझ में आता है कि एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके का ये सेटअप था और प्रोफेशनल तरीके से इन हथियारों को रखा गया था। उसके अलावा ये भी कहा गया है, जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी टेरर एंगल, लेकिन जांच जारी है। दिवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमन के दुश्मन आतंकियों ने कई बार मुंबई को लहूलुहान किया है। सबसे ज्यादा खौफनाक हमला 26/11 का था, जब समुद्र के रास्ते आतंकी मुंबई में दाखिल हुए और कत्लेआम मचा दिया। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, मुंबई में कब कब समुद्री रास्ते से आतंकी आए? सीधे हम रुख करेंगे सुशांत सरीन जी का। सुशांत जी, कोई पहला मौका नहीं है जब समुद्र का इस्तेमाल
दहशतगर्दी के लिए किया गया हो या फिर किसी साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया हो। ऐसे में इस बोट का आना ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिए, चिंता का विषय तब है अगर जो हम तफ्तीश कर रहे हैं उससे कोई आतंकी लिंक जो है आपको मिले। अगर आतंकी लिंक ना मिले तो फिर मेरे ख्याल वो जो कहानी अभी चल रही है कि ये के टाइम पे खाड़ी के देशों से जो शिप्स थी वो उसी समय आती थी क्योंकि हवा का रुख इस तरफ होता है, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा कि अगर ये हथियार इस तरीके से रखे हुए थे, वैसे तो टेररिस्ट भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से ही रखते हैं अपने हथियार, लेकिन अगर एक कंपनी ने रखे हुए थे वो भी बात समझ में आती है क्योंकि ओमान का जो कोस्ट है या वो वाला जो सारा का सारा तटीय एरिया है, वहां पर एक प्रॉब्लम ये है, पायरेसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो समुद्री डाकू हैं वो बहुत ज्यादा उनका फैलाव है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है कि ये साजो सामान रखा गया हो। अगर ये जो कंपनी है वो कंपनी ये कह देना कि मैरिटाइम सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो है किसकी, कौन है उसके पीछे, उसका बैकग्राउंड क्या है सारी कंपनी का, तो मेरे ख्याल इस पर तफ्तीश करनी जरूरी है। जी, लौटते सुशांत जी आपके पास। अगली रिपोर्ट हमें दिखानी होगी। यहां पर मुंबई हमेशा आतंकियों के निशाने पर रही है, कई बार दहशतगर्द मुंबई को दहला चुके हैं। ऐसे में मुंबई से केवल 200 किलोमीटर दूर हथियारों से भरी बोट का मिलना चिंता पैदा करने वाला है, खासकर मुंबई को लेकर। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मुंबई में कब कब हुए हैं बड़े आतंकी हमले? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा। मुंबई को कई बार दहलाने की नापाक कोशिश की गई। पाकिस्तान के इशारे पर समंदर के रास्ते हमेशा से साजिश रची गई। 26 नवंबर 2008 का वो काला दिन जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में मौत का तांडव मचाया। 26/11 हमला देश के इतिहास में सबसे भयावह आतंकी हमला था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते ही मुंबई में दाखिल हुए। इन हमलावरों ने तकरीबन 60 घंटे तक मुंबई में खूनी खेल खेला और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आतंकियों ने 2 5 स्टार होटल, होटल ताजमहल और होटल ओबेरॉय में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुंबई हमले में शामिल 10 आतंकियों में से सिर्फ एक अजमल कसाब को ही जिंदा पकड़ा जा सका। इससे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवडा जेल में फांसी दी गई। सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। समुद्री सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। वैसे तो हमारी एजेंसियां हमेशा चौकस रहती हैं, लेकिन इतनी चौकसी के बावजूद कभी भटका हुआ जहाज हमारी समुद्री सीमा में आ जाता है तो कभी हथियारों से भरी बोट। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, क्या समुद्री सरहद पर चौकसी में चूक हुई है? सीधे हम रुख करेंगे सुशांत जी का। सुशांत जी, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तार में है समुद्री सीमा, लेकिन हमारी एजेंसियां भी चौकस रहती हैं। इतना बड़ा अपरेटस है हमारा सीमा की चौकसी के लिए, लेकिन उसके बावजूद कभी जहाज का आ जाना, कभी बोट का आ जाना क्या दर्शाता है? देखिए, अगर तो जिसको आप हाई सीज कहते हैं बोट है तो उसके ऊपर तो कोई बहुत ज्यादा निगरानी रखना मुश्किल होता है, खासतौर पर कि अगर जो कंपनी है जिसकी बोट थी या जिन लोगों की बोट थी उन्होंने कोई इस तरीके का सिग्नल ना दिया हो दुनिया भर में कि भाई हमारी बोट जो है ये गायब हो गई है या ये लूज हो गई है, इसको अगर आप किसी की नजर में आए तो आप प्लीज इसको रेस्क्यू करिएगा। अब वो भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो हुआ है कि नहीं, लेकिन जो भारत का तटीय एरिया है, जो 12 किलोमीटर की जो जोन होता है, जो टेरिटोरियल वाटर्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर कुछ हद तक तो कोस्ट गार्ड का दायरा क्षेत्र होता है और काफी हद तक जो इन्होंने 26/11 के हमले के बाद एक कोस्टल पुलिस फोर्स बनाया था उसका भी काफी उसमें रोल रहेगा।
लेकिन वो कोस्टल पुलिस फोर्स को ना तो आपने प्रॉपर बोट्स दिए हैं, ना उनको आप तेल देते हैं ताकि वो बोट्स चला सके, ना उनके जो अधिकारी हैं उनके पास वो सारी की सारी ट्रेनिंग है जिससे वो बोट को समुद्र में ले जाएं और निगरानी कर सकें। जी। तो एक लिहाज से हालात वही हैं जो 26/11 से पहले थे, और उस समय बड़े जोर शोर से हमने ये सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद जैसे हमारा वतीरा भूल गए और फिर हालात आपके सामने है कि एक सुशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। वक्त की कमी है लिहाजा आपको धन्यवाद कहना होगा, और जांच अभी जारी है, मुकम्मल तस्वीर सामने आनी बाकी है।